नमस्कार दोस्तों। आज के समय में अगर यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना है तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उस विषय के किस हिस्से से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। इसी पर मैंने एक सीरीज़ की शुरुआत की है। कल हिस्ट्री पे हमने बात की थी, आज बात करेंगे पॉलिटी की, राज व्यवस्था की, कि इस विषय से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगभग 90% क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। आपका समय भी बचेगा, आप फोकस्ड होकर तैयारी कर पाएंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। क्योंकि जब आप जानते हैं कि सिर्फ यहीं से इतने सारे प्रश्न आते हैं और उनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। ये जो क्वेश्चन लोगों ने दिमाग में भर दिया कि पता नहीं यूपीएससी कहाँ से क्या पूछ लेगी, वह क्वेश्चन गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए सिर्फ 6 पॉइंट्स मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिए। आज मैंने दूर दूर पॉइंट्स लिखे हैं ताकि अच्छे से समझा सकूं कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देखो ये जो पहला टॉपिक है ना, इससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये संवैधानिक विकास को एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कुछ हद तक आप हिस्ट्री में भी, मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं कि 1773 में कोई एक्ट आया है। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई उसके साथ उसके बाद 1858 में एक आया है। इस तरह से ढेर सारी चीज़ें हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है 1773 से लेकर के आज़ादी तक के आसपास की बातें, जो कुछ भी बदलाव हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छे से आप उसे तैयार करिए। इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न आते हैं, देखिए एक तो मैं सीरीज बनाऊंगा कि पूरा एग्जाम्पल दे दे के हर विषय से कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप उन्हें हल करेंगे। लेकिन इसकी बात करें तो कौन सा एक्ट कब आया, और उसमें एक्ट आया मतलब कुछ ऐसी बातें, ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसके तहत हमारा संविधान बनेगा आगे चल के, उसका बैकग्राउंड बन रहा था। ठीक है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, चार्टर एक्ट आ गया, इस तरह से कब आया, उसमें क्या प्रावधान थे, कौन सी व्यवस्थाएं थी, सिर्फ इतना ही देखना होता है और आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा टॉपिक लेते हैं। यह है मूल अधिकार। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल मूल अधिकार से प्रश्न न पूछा जाए। जो लोग जितना पढ़े होंगे उसी उसी नज़रिए से उतना ही इस चैप्टर को, इस टॉपिक को देख पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मूल अधिकार का मतलब सिर्फ इतना है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 33-34 के आसपास तक जाएं और हो गया। मूल अधिकार का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, ध्यान से समझिएगा। मूल अधिकार में एक चीज़ तो आप देखते हैं कि कितने प्रकार के अधिकार हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों के लिए है, ये सारी बातें। इसके अंदर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 21 है, वो किस थीम पर आधारित है, आर्टिकल 20 है किस थीम पर आधारित है। यानी कि जो मूल अधिकार आपको दिए गए हैं उन मूल अधिकारों की समझ, इससे प्रश्न आते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ फिर से। जैसे पिछले साल का ही आप क्वेश्चन देख लेंगे कि किसी व्यक्ति को आप जो है जेल में बंद करके कब तक रख सकते हैं, इस तरह का कुछ था, इससे संबंधित थीम थी। ठीक है, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक मामला समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, लेकिन वो सिर्फ आर्टिकल और ऊपर की बातें हैं। हालांकि उसमें भी मैंने हिंट दिया है, इशारा किया है, लेकिन इसके कई लेयर्स हैं। एक तो सीधा सा लेयर 2021 का क्वेश्चन देखेंगे कि फलाना आर्टिकल किससे संबंधित है, सिंपल। यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछती है। और इसी के तहत 2019 में आप जाएंगे तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मूल अधिकार किसी को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ, क्यों ज़रूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। समझ रहे हैं? तो इसके कई लेयर्स हैं। एक लेयर है, ध्यान दीजिएगा, एक लेयर है ऊपरी सतह है जिसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि यह किस आर्टिकल से जुड़ा है, और यूपीएससी लगातार इस पर क्वेश्चन पूछ रही है, ये आसान टाइप का है। उसके बाद एक और लेयर आएगा, इस लेयर पे पूछा जाएगा कि जो मूल अधिकार है, समझ लीजिए, स्वतंत्रता का, समानता का, उसकी समझ आपको है कि नहीं, उसको थीम बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक और लेयर है, और वो लेयर थोड़ा सा इससे किनारे हटेगा, जैसे कि मूल अधिकारों को लागू करवाने की जो शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, ठीक, वहाँ से जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया। ठीक, जितने प्रकार के रिट हो सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ गया। इस तरह से 2-3 लेयर्स हैं और उसके हिसाब से उनको ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी है। यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2022 में भी आएंगे, 23 में भी आएंगे, 24 में भी आएंगे। यह आपके ऊपर है कि आप इसको किस रूप में समझ पाते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है एक चीज़ प्रेशर में नहीं आना, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका 100% तैयार कर लें कहीं ना कहीं से खींच खींच के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी भी टॉपिक को हम तैयार कर लें और कह सकते हैं कि 100% तैयार हो गया, तो हम खुद को धोखा दे सकते हैं। बस बेसिक चीज़ें कुछ समझ लीजिए,
यूपीएससी पे छोड़ दीजिए, वो घुमाती रहे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है ना और कुछ बेसिक तथ्य याद रहते हैं तो यूपीएससी कितनों घुमाएगी, आप आसानी से उसका उत्तर दे लेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चंस इसीलिए नहीं बनाती कि किसी को फेल करना है, इसलिए बनाती है कि उन क्वेश्चंस में जो ट्रिक है वो कौन समझ पा रहा है और ख़ुद को साबित कर पा रहा है कि हाँ हम लायक हैं, हमें मेंस देने दिया जाए। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये मूल अधिकार का टॉपिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये एक अगला टॉपिक है संसद, राज्य विधानसभा। ध्यान से समझिए, यह भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल प्रश्न आते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कितना पढ़ते हैं, कितना तैयार करते हैं और किस डायरेक्शन में पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे संसद में आप जाएंगे तो संसद में कुछ पद हैं, संसद के अंग हैं, ठीक, उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति भी तो संसद के अंग हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उपसभापति हैं, इनके बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में, इनके काम के बारे में। सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, इनके बारे में, इनकी स्थिति क्या है, इनके इनके विशेष इनकी शक्तियाँ क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आप जाकर देखिए कि संसद काम कैसे करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, काम कैसे करती है का मतलब ये नहीं कि वो उस प्रक्रिया पर ही ज़्यादा ध्यान दें कि किस तरह से कानून बना, कैसे क्या हुआ, वो काम कितने प्रकार के हैं। जैसे संसद क्या करती है, कानून बनाती है। अब कानून के लिए कितने तरह के विधेयक आ सकते हैं, कितने तरह के विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इस पर संसद के कुछ और काम है। जैसे कि आपातकाल लगाया गया है तो उसका अनुमोदन भी करेगी। समझ रहे हैं? और भी सरकार पर नियंत्रण करने का भी काम है संसद का। तो संसद के जो काम है, जितने तरह के काम है, उनकी समझ आपके अंदर है या नहीं है, इससे तय होगा। और इसी से संसद की सहायता करने के लिए संसदीय समितियां होती हैं, इन संसदीय समितियों से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, खैर संसद में एक और बात है, राज्यसभा को लेकर देखेंगे ना, अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनके मेंबर्स पे। ठीक है, अच्छा, राज्य विधानसभा की बात करिए तो काफ़ी चीज़ें तो संसद के जैसे होती हैं, लेकिन विधान परिषद की जब बात आएगी तो इसमें कुछ मामला थोड़ा सा अलग है। हालांकि इसकी भी तुलना राज्यसभा से कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा राज्य विधानसभा में, जिस राज्य विधानसभा में राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, उनकी आपस में तुलना कर लें उस रूप में जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करते हैं। अगर आपने इतने डायमेंशन से इस चैप्टर को पढ़ा तो कम से कम 2 प्रश्न आपके एक साल में मिलेंगे, यहाँ से 2 प्रश्न कम से कम। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखती नहीं है कि ये संसद से पूछा गया है, लेकिन उसके बाहर का वो होता ही नहीं है, वो उसी समझ पे आधारित होता है। उसको आपने समझ लिया, आसानी से हल कर लेंगे। घबराइए नहीं, मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा और पॉलिटी से दिखाऊंगा कि कितने प्रकार के प्रश्न पॉलिटी से आते हैं और कितने बढ़िया तरीके से कुछ प्रश्नों का कुछ ऐसे फ्रेम बने हैं जिनका अगर आपने पढ़ाई नहीं की है ना, फिर भी सही उत्तर निकाल लेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, आप देखिए, एक टॉपिक ये है संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। यहाँ से भी लगभग हर साल प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ चाहे तो आप थोड़ा सा गेस भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन इस बार आ सकता है। ठीक है, संवैधानिक निकाय का मतलब मैं अक्सर बताते रहता हूँ कि जिसके लिए संविधान में बाकायदे व्यवस्था की गई है, उसके लिए आर्टिकल है, ठीक है, और उसको कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, तो उनके बारे में, जैसे कि निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी है, इस तरह से। ठीक है, इनके बारे में जानिए। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब कि जिनको सरकार ने किसी आदेश के तहत स्थापित किया है या फिर कोई कानून बनाया गया है उसके तहत स्थापित किया गया है, जैसे कि मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, इस तरह से कुछ संस्थाएं हैं। और सूचना आयोग, इसकी स्थापना की गई है कानून के तहत। तो इन संस्थाओं के बारे में जानना ज़रूरी है कि पहली बात तो ये कि किस तरह की संस्था है, इसकी स्थापना कैसे होती है, इसके मेंबर्स कैसे हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, इनके काम क्या हैं। काम से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। और जो संस्था ज़्यादा चर्चा में रहती है वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका। आप कहेंगे अपने आप में चैप्टर का नाम ले लिए। जी हाँ, चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है मैं आपको बताता हूँ। न्यायपालिका में आप चाहें तो कई लेयर बना सकते हैं, है ही ऐसे है हमारे यहाँ न्यायपालिका का स्ट्रक्चर। ठीक है, नीचे स्थानीय जो अदालतें हैं, बीच में हाई कोर्ट है, ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, इसका नियंत्रण सब पे है। तो ये जो 3 स्तर हैं इनके बारे में आप जानें, खास तौर से ऊपर और बीच वाले का। स्थानीय स्तर पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा आते हैं। इनका गठन ध्यान दीजिएगा,
कहाँ से क्वेश्चन आएगा? न्यायपालिका में अगर एग्जाम्पल लें सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, इसके जो क्या हो, तो गठन तो हो ही गया, इसके जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको हटाया कैसे जाता है, उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, ठीक है, हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। शक्तियों में जाएंगे तो बहुत तरह की शक्तियाँ हैं, सलाह देने की शक्ति है, ठीक है, किसी को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, कानूनों का रिव्यू करने की शक्ति है, इस तरह की समीक्षा की। इसी तरह से आप हाई कोर्ट में आए, इनकी क्या शक्तियाँ हैं, ठीक, और इनकी आपस में तुलना कर लें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ कहाँ कहाँ समान है और कहाँ कहाँ अलग है। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जो मैं एक चीज़ मुझे ध्यान आ रही है, संवैधानिक निकाय जो चीज़ें हैं उसमें ना एक अलग से मैंने अलग अलग करके बनाया था। एक तो एक ही वीडियो है संवैधानिक निकाय का, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में मैंने अलग से किया है। वो भी जो इम्पोर्टेंट पदाधिकारी हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। खैर, तो ये न्यायपालिका के बारे में हो गया। न्यायपालिका को इसी रूप में सिर्फ इतना ही आप तैयार करें, इसी डायरेक्शन में तैयार करें, आपका काम हो जाएगा। खास तौर से फिर से रिवाइज करा दूं, न्यायपालिका में न्यायपालिका का जो काम है कितने तरह का है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। आप चाहें तो इसको अलग अलग रूपों में कह सकते हैं। कई बार आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको दिखेगा कि संविधान संशोधन से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ज़्यादातर संभावना इस बात की है कि डीपीएसपी से है, नीति निर्देशक तत्व से है। वो जो संविधान संशोधन है वो प्रस्तावना या नीति निर्देशक तत्व से है। 2021 का क्वेश्चन आकर देखिए, प्रस्तावना से 2 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आए थे, एक डायरेक्ट था एक इनडायरेक्ट था, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आते हैं। इन टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक। एक चीज़ मैं फिर से याद दिला दूं, जो ऊपर पहला टॉपिक था संवैधानिक विकास थे, उसमें इस बात को भी शामिल करिए कि जब हम आज़ाद हो रहे थे, संविधान सभा बनी थी, तो संविधान सभा कैसे बनी, क्या कार्यप्रणाली थी, कौन कौन सी समितियां थीं, और फाइनली संविधान जो लागू हुआ उस समय तक की घटनाएं। बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपने पॉलिटी का कोर एरिया पढ़ लिया। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो विस्तार से बेसिक चीज़ें पढ़िए। देखिए बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ इस पर कि बेसिक का क्या मतलब है, बनाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस पे बताइए कि बेसिक, आप कहते हैं बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसी को पहले क्लियर करिए कि बेसिक है क्या, इस पे बात करेंगे। खैर, ये रही पॉलिटी की बात। इसके बाद हम किसी और विषय पे बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि सिर्फ इतना ही अगर हम तैयार कर लें तो कैसे 90% क्वेश्चन यहाँ से हम हल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। आज मेरी आवाज़ आपको बदली हुई सी लग रही होगी, क्योंकि मास्टर की तबीयत थोड़ी सी अलग हो गई थी, खिसक गई थी सर्दी हो गई थी बेसिकली, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।